Hello students, welcome to Beham English Academy. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको लास्ट वीडियो में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बेसिक रूल्स पढ़ाए थे. आई होप वो सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. ठीक है, तो देखिए आज हम आपको पढ़ाएंगे इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. क्लियर? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंपॉर्टेंट रूल्स. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं. बहुत ध्यान से देखिए वीडियो को, बहुत ध्यान से पढ़िए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीज आज हम आपको बताएंगे. देखिए इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. ओके, देखिए इसमें सबसे पहला रूल देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस प्लस कंजक्शन प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है, आ रहा है आप लोगों को समझ में? अभी देखिए आप सोच रहे होंगे कि मैम ने पता नहीं क्या लिखा है, तो देखिए हम आपको समझाते हैं. ये देखिए स्टूडेंट्स सिंपल लिखा है, मैं इसको थोड़ा सा सही से लिख देती हूँ. अभी ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स इसका मतलब है, देखिए यदि आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में दो वाक्य एक साथ दिए गए हों, ठीक है, यदि आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में दो वाक्य एक साथ दिए जाते हैं तो हम उन्हें कंजक्शन द्वारा जोड़ते हैं. ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है. ठीक है, देखिए स्टूडेंट इसमें हम बात करते हैं फ्यूचर में जो हमारा काम कंटिन्यू हो रहा है उसकी. ठीक है, जो फ्यूचर में हमारा काम कंटिन्यू होगा इसमें हम उसकी बात कर रहे हैं. जैसे देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. देखिए जब मैं सुबह उठूंगा तो मेरी मम्मी नाश्ता बना रही होंगी. ठीक है, जब मैं सुबह उठूंगा तो स्टूडेंट मेरे घर में क्या काम हो रहा होगा, क्या कंटिन्यू हो रहा है मेरे घर में, कि मेरी मम्मी नाश्ता बना रही होंगी. ठीक है, तो देखिए एक और देखिए इसी तरह से देखिए जब मैं स्कूल जाऊंगा तो मेरी टीचर पढ़ा रही होंगी. ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब मैं स्कूल जाऊंगा तो मेरे स्कूल में क्या काम कंटिन्यू हो रहा होगा, कि मेरी जो टीचर है वो पढ़ा रही होंगी. ठीक है, तो जब मैं स्कूल पहुंचूंगा, ठीक है, जब फ्यूचर में मैं स्कूल पहुंचूंगा तो वहां पे क्या काम कंटिन्यू हो रहा होगा, कि मेरी जो टीचर है वो पढ़ा रहे होंगे. इसका मतलब है कि जो हम फ्यूचर में सोच रहे हैं, जो हम फ्यूचर में करेंगे, उस टाइम दूसरा पर्सन भी कोई काम कंटिन्यू कर रहा होगा. ठीक है, क्लियर? आ रहा है समझ में? इसमें क्या होता है कि जो हमारे दोनों काम होते हैं वो अलग अलग व्यक्तियों द्वारा होते हैं. ठीक है, जो हमारे जो दोनों वाक्य होंगे वो दोनों अलग अलग व्यक्तियों द्वारा बने होंगे. ठीक है, उसमें जो दोनों काम हो रहे होंगे वो दोनों अलग अलग व्यक्तियों द्वारा हो रहे होंगे. जैसे कि मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देखती हूँ. एग्जाम्पल से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि हमें प्रैक्टिकली चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती हैं. तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखिए, वह नाच रही होगी जब तुम घर जाओगे. ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए क्या है, वह नाच रही होगी जब तुम घर जाओगे. तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसमें हमारे दो काम हो रहे हैं. एक वह नाच रही होगी, दूसरा तुम घर जाओगे. तो देखिए स्टूडेंट इसमें हमारे दो काम हो रहे हैं. आप दोनों में ही आप देख रहे हैं कि इसमें हम एक लड़की की बात कर रहे हैं, इसमें जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो चेंज है, और इसमें कंजक्शन के बाद जो हमारा ये दूसरा वाक्य आ रहा है इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो चेंज है. ओके, आ रहा है आपको समझ में? तो देखिए स्टूडेंट्स ये क्या है, इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें हमारा टाइम बताया जा रहा है. क्या हो रहा है, इसमें हमें टाइम बताया जा रहा है कि जब तुम घर जाओगे तो वह नाच रही होगी. तो स्टूडेंट इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये बताया जा रहा है, इसमें देखिए वो जो एक व्यक्ति कह रहा है कि जब तुम घर जाओगे तो तुम्हारे घर में क्या काम हो रहा होगा, वह नाच रही होगी। ठीक है, जब तुम घर जाओगे तो वह नाच रही होगी, तुम जब घर पहुंचोगे तो तुम्हारे घर में एक काम कंटिन्यू हो रहा होगा। तो जो हमारा काम कंटिन्यू हो रहा होगा
उसको हम बनाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, ये क्या है स्टूडेंट्स, वह नाच रही होगी, ये है हमारा लॉन्ग एक्शन। एक मिनट, क्या है स्टूडेंट्स, ये जो वह नाच रही होगी ये क्या है स्टूडेंट्स, हमारा लॉन्ग एक्शन। ठीक है, और तुम घर जाओगे, ठीक है, ये जो है कि तुम घर जाओगे, ये है हमारा शॉर्ट एक्शन, है ना। क्या हो गया, ये शॉर्ट एक्शन। वह नाच रही होगी, जो वाक्य यहाँ पे हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस में दिया हुआ है वो है हमारा लॉन्ग एक्शन, और तुम घर जाओगे ये जो है हमारा, ये क्या है, शॉर्ट एक्शन। ठीक है, तो देखिए हम जब इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो देखिए हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा लॉन्ग एक्शन है, लॉन्ग एक्शन, इस लॉन्ग एक्शन को हम बनाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। उसके बाद में हम कंजक्शन का यूज करेंगे, जब उसके बाद में हमारा जो शॉर्ट एक्शन है उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। ठीक है, देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे। देखिए वह नाच रही होगी, देखिए रही होगी, रही होगी हमारी किसकी पहचान है, फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान है। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा ये जिसमें रही होगी आ रहा है उसको हम किस में बनाएंगे, उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में बनाएंगे, यानी कि लॉन्ग एक्शन को हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, शी विल बी डांसिंग, फिर हमारा एक कंजक्शन आ जाएगा जब, व्हेन, फिर तुम घर जाओगे। ये स्टूडेंट ये जो हमारा है शॉर्ट एक्शन है, इसको हम किस में बनाएंगे, इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे, व्हेन यू गो टू होम। ओके, क्या हो गया, शी विल बी डांसिंग व्हेन यू गो टू होम। इसको स्टूडेंट हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, व्हेन यू गो टू होम शी विल बी डांसिंग। हम इसको दोनों तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया अच्छे से, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कुछ नहीं ना। अब देखिए हम आपको इसका एक और एग्जांपल देते हैं। देखिए until Sonu comes here, I shall be playing. Okay, देखिए until Sonu comes here, I shall be playing. जब तक सोनू यहाँ नहीं आएगा तो तब तक मैं खेलता रहूंगा। ठीक है, क्या है इसका अर्थ स्टूडेंट्स, कि जब तक सोनू यहाँ नहीं आएगा मैं खेलता रहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि जब तक यहाँ पे सोनू नहीं आ जाता तब तक मैं खेलता रहूंगा। ठीक है, तो आगे आपको समझ में, तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें हमारा क्या है, मैं खेलता रहूंगा, उसको हमने किसमें बनाया है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। और जिसमें हम जब तक सोनू यहाँ नहीं आएगा, जो हमारा शॉर्ट एक्शन है, जब तक सोनू यहाँ नहीं आएगा, ये क्या है स्टूडेंट्स, हमारा शॉर्ट एक्शन है। तो इसको हमने किसमें बनाया है, ये देखिए सिंपल प्रेजेंट में। और आई शैल बी प्लेइंग, मैं खेलता रहूंगा, ये हमारा लॉन्ग एक्शन है, इसको हमने किसमें बनाया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। ओके, क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट इसमें हम आपको एक और चीज बताते हैं। देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने जब हमें फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस पढ़ाया था तब भी मैम ने हमें बताया था कि इसमें सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है, तो दोनों में कैसे यूज हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है और ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो देखिए स्टूडेंट वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए अब उससे पहले आप एक चीज देखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने अंटिल का यूज किया है। ठीक है, यहाँ पे हमने अंटिल का यूज किया, और जब हमने आपको इसका हिंदी में अर्थ बताया था तो हमने क्या बताया था कि जब तक सोनू यहाँ नहीं आएगा मैं खेलता रहूंगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने इसमें नहीं तो बोल दिया कि जब तक सोनू यहाँ नहीं आएगा, लेकिन इसमें तो कहीं नॉट लिखा ही नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जो हमने ये अंटिल का यूज किया है, ठीक है, अंटिल, देखिए स्टूडेंट अंटिल और अनलेस जो होते हैं, कौन कौन से, अंटिल और अनलेस। ठीक है, ये जो दोनों वर्ड्स होते हैं ये हमारे नेगेटिव वर्ड होते हैं। ठीक है, कौन से वर्ड होते हैं, अनलेस और अंटिल, ये दोनों ही हमारे नेगेटिव वर्ड होते हैं। जिस वाक्य में भी इनका यूज किया जाता है वो वाक्य हमारा नेगेटिव बन जाता है। क्लियर, इसी तरह से यहाँ पे हमने अंटिल का यूज किया है तो ये सेंटेंस हमारा
नेगेटिव बन गया, इसलिए हमने जब आपको हिंदी में बताया था तो हमने नहीं का यूज किया है। ओके, क्लियर, आगे समझ में। अब देखिए नोट करके इसमें आप एक चीज देखिए, नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस प्लस कंजक्शन प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस प्लस कंजक्शन प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। ये हमने आपको जब अभी सिंपल क्या नाम है, सिंपल फ्यूचर के जब हमने आपको इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ाए थे तब हमने आपको ये कराया था इफ वाला, आपको ध्यान होगा ना कि उसमें हमने आपको इफ का यूज बताया था। तो देखिए इसको देखिए हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए तुम पास हो जाओगे यदि तुम मेहनत करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तुम पास हो जाओगे यदि तुम मेहनत करोगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसमें क्या हो रहा था कि इसमें हमारा एक काम कंटिन्यू हो रहा था, ठीक है। यानी कि इसमें हमें समय बताया जा रहा था और हमारा जो हम फ्यूचर में काम कर रहे थे वो हमारा कंटिन्यू हो रहा था, ठीक है। इसमें हमें कन्फर्मिटी शो हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे यहाँ तक हमारा क्या होता है, इसमें हमें कन्फर्मिटी शो हो रही थी। अब देखिए स्टूडेंट इस सेंटेंस को पढ़िए और जरा थोड़ा सोचिए कि इसमें क्या हो रहा है। देखिए तुम पास हो जाओगे यदि तुम मेहनत करोगे, तो स्टूडेंट इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है इसमें हमारा कंडीशन शो हो रही है। क्या हो रहा है इसमें, कंडीशन हो रही है। क्या कंडीशन हो रही है कि यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे, या तुम पास हो जाओगे यदि तुम मेहनत करोगे। तो स्टूडेंट इसमें कंडीशन क्या आ गई कि देखिए तुम कब पास होगे, यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे, ये हमारी इसमें कंडीशन आ गई। अगर तुमने मेहनत नहीं की तो तुम पास नहीं होगे, ठीक है। तो कंडीशन क्या आ गई कि यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, यदि तुम मेहनत करोगे, ये क्या है, ये हमारी कंडीशन है, ठीक है। एक्सप्रेस, ये जो शब्द हैं ये हमारे कंडीशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। और तुम पास हो जाओगे, और ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे रिजल्ट को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे रिजल्ट को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये हमारी कंडीशन एक्सप्रेस कर रहे हैं कि यदि तुम मेहनत करोगे, तो जब तुम मेहनत करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा कि रिजल्ट आएगा तुम पास हो जाओगे, ठीक है। तो ये तुम पास हो जाओगे, ये वर्ड हमारे रिजल्ट को एक्सप्रेस कर रहे हैं, रिजल्ट बता रहे हैं, क्लियर। तो देखिए इसको हम बनाएंगे, देखिए ये जो हमारा रिजल्ट एक्सप्रेस हो रहा है, रिजल्ट, ठीक है, इसको हम बनाएंगे फ्यूचर इनडेफिनिट में, ठीक है। देखिए यू विल पास, फिर उसके बाद में यदि, ये क्या आ गया हमारा कंजक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स, ये यदि क्या आ गया हमारा कंजक्शन। इफ तुम मेहनत करोगे, तुम मेहनत करोगे को हम किस में बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इफ यू वर्क हार्ड, ठीक है, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। देखिए हमने आपको जब ये प्रेजेंट उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट में समझाया था तो हमने आपको समझाया था कि इफ के साथ वाला जो वाक्य होता है वो हमारा सिंपल प्रेजेंट में बनता है और दूसरा वाला वाक्य हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में बनता है। वहां पर हमने आपको इस तरह से समझाया था, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पे आपको डिटेल में बता रहे हैं कि जहां पे हमारा रिजल्ट शो हो रहा होगा उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे और जो हमारी कंडीशन है उसको हम सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। ओके, आगे समझ में। अब देखिए इसी का मैं आपको एक और रूल देती हूँ। Unless you work hard, you will pass, ठीक है। Unless you work hard, you will pass। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे
ठीक है, इसका अर्थ है जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम यू विल नॉट पास, नॉट पास, ठीक है, तुम पास नहीं होगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए अनलेस यू वर्क हार्ड, ये हमारी क्या आ गई, कंडीशन आ गई, और यू विल नॉट पास ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो जो हमारी कंडीशन है उसको हमने किस में बनाया है, सिंपल प्रेजेंट में, और ये जो हमारा रिजल्ट है इसको हमने किस में बनाया है, फ्यूचर इंडेफिनिट में। ओके क्लियर। तो देखिए यहाँ पे हमने अनलेस का यूज किया है, इसलिए इसका अर्थ हो गया कि यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे। ओके, अब आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है, देखिए मैं आपको एक बार दोबारा से समझा देती हूँ पूरा। देखिए स्टूडेंट्स, जिस वाक्य में आपको समय दिया गया हो, ठीक है, जिस वाक्य में आपको समय दिया गया हो, ये जब क्या है, हमारा समय है कि जब तुम घर जाओगे वह नाच रही होगी। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जिस वाक्य में आपको समय दिया गया हो तो वो वाक्य आपका कन्फर्मेटी शो कर रहा है। कन्फर्मेटी शो कर रहा है इसका मतलब है कि उसमें आपको जो कंजक्शन के साथ वाला वाक्य है वो आपको सिंपल प्रेजेंट में बनाना है, और दूसरा वाला वाक्य आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस में बनाना है। ठीक है, समझिए। और इसमें जो दोनों काम हो रहे होते हैं, जो हमारे इसमें दोनों काम हो रहे होते हैं वो अलग अलग व्यक्तियों द्वारा हो रहे होते हैं। इसमें जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग पर्सन होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें हमारी कंडीशन शो हो रही होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हमारी कंडीशन शो हो रही होती है कि यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम पास होगे। और इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसमें जो हमारे दोनों काम होते हैं, ठीक है, कंडीशन भी और रिजल्ट भी, इसमें जो हमारे दोनों काम होते हैं वो हमारे सेम व्यक्तियों द्वारा होते हैं। उसमें जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं सेम होते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, इसमें देखिए बहुत इजी सी ट्रिक है कि जहां पर आपको दोनों सब्जेक्ट अलग अलग नजर आए और बाकी हमारा फ्यूचर में हो, तो आपको क्या करना है कि कंजक्शन के साथ वाला आपको सिंपल प्रेजेंट में बना देना है और दूसरा वाला आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस में बना देना है। ठीक है, और देखिए यदि आपको किसी वाक्य में दोनों सब्जेक्ट सेम नजर आते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारे जो दोनों सब्जेक्ट हैं सेम है ना, यदि आपको दोनों सब्जेक्ट सेम नजर आते हैं और वाक्य हमारा फ्यूचर में आपको लग रहा है, तो आप क्या करेंगे उसमें कि कंजक्शन के साथ वाला आप सिंपल प्रेजेंट में ही बनाएंगे और दूसरा वाला वाक्य आप फ्यूचर इनडेफिनिट में बनाएंगे। ओके क्लियर, कोई प्रॉब्लम? तो अब आप इसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट? तो देखिए आगे आपको समझ में यहां तक कोई प्रॉब्लम? बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की इन पे जरूरत है, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। ओके ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट रूल। ठीक है, देखिए नेक्स्ट रूल देखिए, फॉर शोइंग प्रोबेबिलिटी या टू थिंक अबाउट प्रेजेंट। ठीक है, फॉर शोइंग प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना व्यक्त करते हैं, या टू थिंक अबाउट प्रेजेंट या प्रेजेंट में सोच रहे होते हैं। ओके देखिए जैसे कि देखिए अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूं, मैं खड़े खड़े क्या सोच रही हूँ, मेरा बेबी खेल रहा होगा, इस टाइम मेरा बेबी क्या कर रहा होगा, खेल रहा होगा या वो सो रहा होगा। ठीक है, अब आप में से कितने जो वीडियो देख रहे हैं बैठे बैठे, लेकिन मन मन में क्या सोच रहे हैं, मम्मी क्या बना रही होंगी इस टाइम, या मेरा भाई खेल रहा होगा इस टाइम, है ना। इस तरह से हम बैठे बैठे, फिलहाल में हम बैठ के कुछ और काम कर रहे होते, लेकिन बैठे बैठे हम प्रेजेंट में ही दूसरे व्यक्ति के बारे में सोच रहे होते कि वह इस समय क्या कर रहा होगा। ठीक है, या हम जैसे स्कूल में बैठे होते हैं, लास्ट पीरियड हमारा चल रहा होता है, तो हम बैठे बैठे सोच रहे होते हैं मम्मी आज क्या बना रही होंगी, है ना। इस तरह से सोचते हैं ना, खाने में मम्मी ने क्या बना रही होंगी। तो हम बैठे बैठे दूसरे व्यक्ति के बारे में सोच रहे कि वह भी इस समय क्या कर रहा होगा। ठीक है, वो कर तो इस समय रहा होगा, लेकिन वहां पे हम लास्ट में क्या वर्ड आ रहा है, रहा होगा।
तो वो जो रहा होगा वो हमारे फ्यूचर को शो नहीं करेगा, वो हमारे प्रेजेंट को ही शो करेगा कि हम इस समय उसके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि वह इस समय क्या कर रहा होगा। तो वो जो रहा होगा है वो फ्यूचर को शो नहीं कर रहा है, वो फ्यूचर की बात नहीं कर रहा है, वह इस समय प्रेजेंट की ही बात कर रहा है। ठीक है, क्लियर, आगे समझ में। तो जो हम उस रहा होगा के लिए यूज करेंगे, उसके लिए हम विल बी और शैल बी का यूज नहीं करेंगे। प्रेजेंट में हम उसके बारे में सोच रहे हैं कि वह इसी समय क्या कर रहा होगा, तो प्रेजेंट में हम विल बी और शैल बी का यूज नहीं करेंगे। यानी कि फॉर शोइंग प्रोबेबिलिटी या टू थिंक अबाउट प्रेजेंट, नो यूज ऑफ शैल या विल बी। ठीक है, नो यूज ऑफ शैल बी या विल बी, यानी कि शैल बी और विल बी का यूज हम नहीं करेंगे। तो हम किसका यूज करेंगे? देखिए सबसे पहले हम उसमें क्या करेंगे, देखिए हम जब उस वाक्य को बनाएंगे तो देखिए हम कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट के साथ में वुड बी, माइट बी, मे बी और मस्ट बी। ठीक है, उसके बाद में क्या आ जाएगा हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो हम उन वाक्यों को किस में बनाएंगे? पहले हम सब्जेक्ट, फिर वुड बी या माइट बी या मे बी या मस्ट बी, और उसके बाद में हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में फुल स्टॉप। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। अब देखिए इन चारों का यूज हम आपको बताएंगे कि कैसे होगा। तो सबसे पहले आप समझ गए कि इनका यूज हमें कब करना है, वुड बी, माइट बी, मे बी, मस्ट बी का यूज हमें कब करना है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि जब हम प्रेजेंट में खड़े हुए किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में ये सोच रहे होंगे कि वह भी इस समय क्या कर रहा होगा, तो हमने वर्ड तो ये यूज करा है कि वह क्या कर रहा होगा। रहा होगा वो फ्यूचर में नहीं है, वह इसी समय क्या कर रहा होगा। हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, उसको आप ध्यान रखना। तो जो हम उस प्रेजेंट के लिए जो हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं इन हेल्पिंग वर्ब्स का। किसका? वुड बी का, माइट बी का, मे बी का, मस्ट बी का। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले मैं लिखती हूं शी वुड बी रीडिंग ए बुक। ठीक है, देखिए क्या लिखा है मैंने, शी वुड बी रीडिंग ए बुक। वह, इसका अर्थ हो गया वह किताब पढ़ रही होगी, वह किताब पढ़ रही होगी। वुड बी का मतलब वह किताब पढ़ रही होगी, यानी कि हाँ वह इस समय किताब ही पढ़ती है, तो शायद वो किताब पढ़ रही होगी। यानी कि इसमें हमारी 80% श्योरिटी है कि ये जो टाइम है ये उसके किताब पढ़ने का। अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं उसके बारे में क्या सोच रही हूँ, वह किताब पढ़ रही होगी। यानी ये जो समय है ये उसकी किताब पढ़ने का है, तो वह इस समय किताब पढ़ रही होगी। क्या कर रही होगी वह इस समय? किताब पढ़ेगी। यानी हमारी 80% श्योरिटी है इसमें, 100% इसमें हमारी 80% श्योरिटी है कि वह किताब ही पढ़ रही होगी। क्या है स्टूडेंट इसमें? आपको याद रखना है वुड बी की बात कर रहे हैं हम, तो जहां पे हमें 80% श्योरिटी होती है वहां हम वुड बी का यूज करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखिए माइट बी। देखिए अगर मैं इस सेंटेंस को लिखती हूं शी माइट बी रीडिंग ए बुक। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने क्या लिखा, शी माइट बी रीडिंग ए बुक। तो वो मेरे सोचने का सेंस अलग हो जाएगा, वह किताब पढ़ रही होगी, यानी 50% श्योरिटी है इसमें। क्या है? इस समय अगर मैं यहाँ पे खड़े खड़े उसके बारे में सोच रही हूँ, वह किताब पढ़ रही होगी, यानी वह किताब पढ़ भी रही हो सकती है या नहीं भी। यानी 50% वह पढ़ रही होगी और 50% वह नहीं पढ़ रही होगी। तो माइट बी का यूज हम कहाँ करते हैं? जहां हमें 50-50 रहता है, यानी 50% पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, तो किसके लिए यूज करते हैं हम माइट बी का? 50% पॉसिबिलिटी के लिए। ठीक है, जहां हमें लगता है 50% लगता है कि वह पढ़ रही होगी और 50% वह नहीं पढ़ रही होगी, हाँ ना वाली बात रहती, तो वहां पर हम माइट बी का यूज करते हैं। ओके क्लियर। अब देखिए
नेक्स्ट देखिए मे बी का यूज हम कहाँ करते हैं। देखिए अगर मैं लिखती हूं शी मे बी रीडिंग ए बुक, ठीक है, शी मे बी रीडिंग ए बुक, तो देखिए मे बी का मतलब होता है शायद, ठीक है। अब मैं यहाँ बैठी हूं, मैं उसके बारे में क्या सोचू, शायद वह किताब पढ़ रही होगी, क्या सोचा मैंने, शायद वह किताब पढ़ रही होगी। तो यहाँ पे क्या वर्ड लग गया, शायद। यहाँ पे कोई कंफर्मिटी नहीं है, कुछ हमें एग्जैक्ट नहीं पता हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे हमें मतलब एक संदेह हो गया कि शायद वह किताब पढ़ रही होगी। तो जहां हमें शायद लगता है, जो हम ऐसा सिर्फ सोच रहे होते हैं अपने माइंड में, केवल सोच रहे होते हैं कि शायद वह ये काम कर रही होगी, तो शायद के लिए हम मे बी का यूज करते हैं। क्लियर, आगे समझ में। तो आपको वुड बी, माइट बी, मे बी तीनों अच्छे से समझ में आ गए। अब बचता है मस्ट बी। तो देखिए अब अगर मैं लिख के कहती हूं शी मस्ट बी रीडिंग ए बुक, ठीक है, शी मस्ट बी रीडिंग ए बुक, तो इस बात को बोलने पे मेरे एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाएंगे। मेरे एक्सप्रेशन क्या हो जाएंगे, वह किताब पढ़ रही होगी, ठीक है। क्या होगा स्टूडेंट्स मेरे एक्सप्रेशन, देखिए वह किताब पढ़ रही होगी, यानी मैं यहाँ पे 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि वह किताब ही पढ़ रही होगी। तो मस्ट बी का यूज हम कहाँ करते हैं, जहां पर हमें 100% श्योरिटी रहती है कि वह किताब पढ़ रही होगी, ठीक है। तो हम मस्ट बी का यूज कहां करते हैं, 100% श्योरिटी के लिए, और मे बी शायद। ओके क्लियर, आगे समझ में कहां करते हैं, वुड बी का यूज हम वहां करेंगे जहां हमें 80% श्योरिटी है, और माइट बी का यूज हम कहां करेंगे जहां हमें 50-50 लगता है कि हाँ भी और ना भी। मे बी का यूज शायद, शायद मैं ऐसा कर रही हूँ जहां हमने केवल अपने माइंड में सोचा है। और मस्ट बी का यूज हम कहां करते हैं, जहां हमें 100% श्योरिटी रहती है कि हाँ वे ये काम ही कर रही होगी। ओके क्लियर, आगे समझ में। और इन वर्ड का यूज हम कहां करेंगे, इन सभी वर्ड का यूज हम वहां पे करते हैं जब हम प्रेजेंट में खड़े होके किसी और के बारे में सोच रहे होते हैं, और उसमें हमें रहा होगा, रही होगी आ रहा होता है कि वह सो रही होगी, वह इस समय सो रही होगी, ठीक है। तो हम इस समय की भी बात कर रहे हैं और लास्ट में रही होगी भी लगा दिया, तो वो जो रही होगी वो हमारा फ्यूचर में नहीं जाएगा, वो हमारा प्रेजेंट में रहेगा। और जब हमारा वो प्रेजेंट में रहेगा तो हम विल बी, शैल बी का यूज उस रही होगी के लिए नहीं करेंगे, उसके लिए हम इन का यूज करेंगे। क्लियर, आगे समझ में। तो अब आप इसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हो गया आगे समझ में, ठीक है। तो देखिए अब मैं आपको नेक्स्ट रूल बताती हूं। देखिए नेक्स्ट रूल, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी विदाउट आईएनजी या अदर वर्ड्स, ठीक है, समझे। देखिए आपने कुछ वाक्यों में देखा होगा कि विल बी या शैल बी के साथ आईएनजी वर्ब नहीं दी गई होती है। मोस्टली हम जब फ्यूचर कंटिन्यूअस में बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, विल बी और शैल बी के साथ में आईएनजी का यूज करते हैं। लेकिन आपने कुछ वाक्यों में देखा होगा कि विल बी शैल बी के साथ में आईएनजी का यूज नहीं होता है, ठीक है। तो वो हम आपको बताएंगे। देखिए सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस विदाउट आईएनजी, जो हमारे विदाउट आईएनजी वर्ड जो उसके बाद में शैल बी विल बी के बाद में जो हमारे विदाउट आईएनजी वर्ड यूज किए जाते हैं उनको हम अदर वर्ड भी कहते हैं। क्लियर, देखिए जैसे कि हमने एक एग्जांपल दिया, वह
कमरे में होगी। ठीक है, वह कमरे में होगी। अब इसमें आपको कोई मेन वर्ब दिखाई दे रही है, इसमें तो कोई मेन वर्ब है ही नहीं। जब कोई मेन वर्ब ही नहीं है तो हम आईएनजी किस में लगाएंगे, क्योंकि आईएनजी हमारा किस में लगता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, है ना, वो यहाँ पे है ही नहीं, तो आईएनजी का यूज तो होगा नहीं। तो देखिए स्टूडेंट, हम इसको कैसे बनाएंगे, वह कमरे में होगी। तो देखिए, शी विल बी इन द रूम। ठीक है, शी विल बी इन द रूम। ये क्या आ गए हमारे अदर वर्ड्स विदाउट आईएनजी। ओके, अदर वर्ड्स या विदाउट आईएनजी। क्लियर। एक और देखिए, कल वह घर पर होगा। ठीक है, कल वह घर पर होगा। तो देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे, ही विल बी एट होम टुमारो। ठीक है, क्या हो गया स्टूडेंट, ही विल बी एट होम टुमारो। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, हमारी कोई आईएनजी वर्ब नहीं है, इसमें केवल क्या है हमारे ये अदर वर्ड्स। ओके, क्लियर। आगे समझ में कि कहाँ पे विल बी और शैल बी का यूज, शैल बी और विल बी के बाद में आईएनजी का यूज कैसे नहीं होता है, तो वो इसी तरह से नहीं होता है। क्लियर। तो अब आप इसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हो गए नोट, आ गया ना अच्छे समझ में। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के जो हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो हमारे खत्म होते हैं। आई होप ज्यादा इसमें रूल नहीं है, तो वो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम आपको इसकी एक्सरसाइज कराते हैं। ठीक है, और एक्सरसाइज में हमने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स कराए हैं, बेसिक रूल्स कराए हैं, उन सभी का आपका रिविजन हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज को भी बहुत ध्यान से पढ़िए। क्या करेंगे अब हम, एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स, देखिए, ही डैश मूवी ऑन टीवी नाउ, यूज करना है हमें इसमें वॉच। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ही विल बी वॉचिंग, विल बी वॉचिंग। ओके, क्या हो गया, ही विल बी वॉचिंग मूवी ऑन टीवी नाउ। ओके, नेक्स्ट देखिए, वी डैश फूड इन रेस्टोरेंट, यूज करना है हमें इसमें नॉट ईट। तो स्टूडेंट देखिए क्या होगा, वी के साथ में हम किसका यूज करते हैं, शैल का। तो क्या होगा, देखिए, वी शैल नॉट बी ईटिंग फूड इन रेस्टोरेंट। ओके, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, सुनीता डैश फूड व्हेन हर फ्रेंड अराइव्स, यूज करना है हमें इसमें कुक। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, सुनीता विल बी कुकिंग, विल बी कुकिंग। ओके, क्लियर। क्या हो गया, सुनीता विल बी कुकिंग फूड व्हेन हर फ्रेंड अराइव्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हेन यू डैश हेयर कॉमा आई विल बी सिटिंग इन द पार्क, यूज करना है हमें इसमें अराइव। तो देखिए स्टूडेंट, हमने आपको क्या बताया था कि व्हेन के साथ वाला जो वाक्य होता है वो हमारा सिंपल प्रेजेंट में बनता है और दूसरा वाला हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस में बनता है। तो जब हम इसे फ्यूचर सिंपल प्रेजेंट में हम इस वाले वाक्य को बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू के साथ में क्या आएगा, अराइव, है ना, यू के साथ में केवल अराइव ही आएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या हुआ, व्हेन यू अराइव हियर कॉमा आई विल बी सिटिंग इन द पार्क। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, व्हाट विल यू बी डूइंग व्हेन आई डैश, यूज करना है हमें इसमें कम।
तो आई के साथ में भी क्या आता है स्टूडेंट, कम। ओके, तो हमारा सेंटेंस क्या हुआ, व्हाट विल यू बी डूइंग व्हेन आई कम। ओके, नेक्स्ट देखिए, प्रोबेबली कॉमा इट डैश व्हेन यू रीच दिल्ली, यूज करेंगे हम इसमें रेन। ठीक है, प्रोबेबली का मतलब होता है संभावना व्यक्त करना या संभवतः। ठीक है, अभी हमने आपको प्रोबेबली के बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं जहां पे प्रोबेबली शो होती है। तो देखिए, प्रोबेबली इट डैश व्हेन यू रीच दिल्ली। अब देखिए स्टूडेंट, ये हमारा जो सेंटेंस है ये एक हमारा सिंपल प्रेजेंट में बना हुआ है। ठीक है, तो दूसरा हमारा किस में बनेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में बनेगा। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इट विल बी रेनिंग, है ना, क्या हो गया, इट विल बी रेनिंग। ओके, नेक्स्ट देखिए, अनलेस शी डैश कॉमा शी विल नॉट ऑब्टेन गुड मार्क्स इन एग्जाम, यूज करेंगे हम इसमें रीड। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा ये बाकी का सेंटेंस तो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस में बना हुआ है। तो हमारा दूसरा वाला सेंटेंस किस में बनेगा, सिंपल प्रेजेंट में। अब जब हम सिंपल प्रेजेंट में जब हम वाक्य बनाते हैं तो हम शी के साथ में किसका यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम रीड का यूज करेंगे और शी के साथ में जब हम रीड का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें एस लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रीड्स, है ना। तो शी रीड्स। ओके, तो सेंटेंस क्या हो गया हमारा, अनलेस शी रीड्स कॉमा शी विल नॉट ऑब्टेन गुड मार्क्स इन एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सोनू डैश ऑन द रूफ, यूज करेंगे हम इसमें विल या वुड बी। ठीक है, विल बी या वुड बी का हम इसमें यूज करेंगे, तो क्या यूज करेंगे स्टूडेंट हम इसमें, सोनू विल बी ऑन द रूफ। ठीक है, सोनू विल बी ऑन द रूफ। अभी हमने आपको इसका एग्जाम्पल बताया है, इसका रूल, है ना। नेक्स्ट देखिए, ही डैश थिंकिंग ऑफ मी एट दिस टाइम, यूज करेंगे हम इसमें मस्ट। तो स्टूडेंट देखिए, एट दिस टाइम, इस समय की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या यूज होगा हमें हमारा इसमें, देखिए मस्ट का यूज करना है, तो हम कैसे यूज करेंगे इसका, ही मस्ट बी थिंकिंग ऑफ मी। अब इसका हम सेंस कैसे निकालेंगे कि मैं यहाँ खड़े खड़े सोच रही हूँ, क्या वह मेरे बारे में ही सोच रहा होगा, वह इस समय मेरे बारे में ही सोच रहा होगा। तो वह इस समय सोच रहा होगा, प्रेजेंट में ही सोच रहा होगा वो मेरे बारे में, तो रहा होगा इस समय, तो हमने किसका यूज करेंगे, और हमें कंफर्मली पता है, हमें 100% श्योर है कि वह इस समय मेरे बारे में ही सोच रहा होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे मस्ट बी का यूज किया है। ओके, नेक्स्ट देखिए, माई मदर डैश इन द पार्क, अब हमें इसमें यूज करना है विल बी या वुड बी, तो हम किसका यूज करेंगे स्टूडेंट्स, माई मदर विल बी क्योंकि इन द पार्क हमारा क्या आ गया, विदाउट आईएनजी कह देंगे या फिर अदर वर्ड्स कह सकते हैं। ओके, क्लियर, आगे आपको समझ में कोई प्रॉब्लम, आई होप यहाँ पे आपको सभी रूल्स का अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। तो अब आप इसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट। तो देखिए, इसी के साथ में हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है, विद एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट रूल्स के साथ में कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, और उसके बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम दूर नहीं होती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।